हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इकॉनमी सर्वे के बारे में देखेंगे। इकॉनमी सर्वे इस बार का जो है 2021-22 का, वह 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया। 2022 को इस बार जो इकॉनमी सर्वे प्रस्तुत किया गया, उसका जो थीम था त्वरित दृष्टिकोण। त्वरित दृष्टिकोण इस बार बजट का थीम रखा गया है, दृष्टिकोण। अब इसे हम एजाइल अप्रोच भी कहते हैं। उसके बाद जो 2020-21 का हमारा बजट था, यह 21-22 का है। इसका जो थीम हो गया त्वरित दृष्टिकोण हो गया। और जो हमारा 20-21 में था, हमें पिछला भी जान लेना चाहिए, उसका जो थीम रखा गया था विशेषतः, वह था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। तो आर्थिक समीक्षा जब त्वरित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया, तो उसमें क्या आंकड़े दिए गए, अब इसे देख लेते हैं कि वित्त वर्ष में जो हमारा रियल टर्म था, उसमें 9.2% का विकास दर, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट रखा गया, वह 9.2 रखा गया। अक्सर पूछा जाता है कि क्या लक्ष्य था, तो वह 9.2 था। अच्छा, ध्यान देने की बात है कि ये 21-22 के लिए 9.2 है, लेकिन अगर हम बात 22-23 के जीडीपी की करेंगे, तो उसके लिए जो अनुमान लगाया गया है, वह 8.0 से 8.5 तक रखा गया। 8.5 यानी कि 22-23 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, वो 8.5 से 8.5 रहेगा। और इस बार का जो रहने का अनुमान है 20-21 का, 21 और 22 का, वह होगा 9.2। अच्छा, 31 दिसंबर 2021 को भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, विदेशी मुद्रा भंडार, उसे हम देख सकते हैं कि 633.6 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार इस बार का हमारा पहुंच गया है। तो हमने देखा 21-22 और 22-23 में जीडीपी ग्रोथ की रेट क्या रहेगी और भारत का विदेशी मुद्रा क्या रहा। इसे हम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए कि हमारा 22-23 में क्या रहेगा और 21-22 में क्या रहेगा, सब कुछ आपको ग्राफ के माध्यम से दिख रहा है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए तीव्र और बहुआयामी दृष्टिकोण, मूल्य निर्धारित और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण की जो रणनीति है, टीकाकरण की, वो 1 मई 21 से और 20 जून 2021 तक लागू की गई है। और 3 जनवरी और 2022 से कोविड-19 टीका कवरेज को 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए विस्तारित किया गया है। मतलब हमारा 3 जनवरी 22 से जो कोविड टीकाकरण चलेगा, वह 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए चलेगा। इसके अलावा क्या है कि 10 जनवरी 2022 से सभी स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के जो कार्यकर्ता है और जो सह रुग्णता वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनकी दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होने के बाद कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो यह टाइम भी हमें याद रखना है कि बूस्टर खुराक कब दिया जाएगा, तो इसे आप 9 मंथ या 39 वीक भी कह सकते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध भारत की जो लड़ाई है, आप देख सकते हैं कि 18+ की आयु में 70% जनसंख्या को पूरी तरीके से टीकाकरण कर दिया गया है। तो ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी पॉपुलेशन, तो 70% पॉपुलेशन एज 18% फुल्ली वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार जो हमारा NFHS5 है, उसके अनुसार हमारा कितना जो है बच्चों की मृत्यु दर कितनी रही है और मोर्टेलिटी रेट कितनी रही है। तो मोर्टेलिटी रेट के बारे में देखें तो सकल बाल पोषक संकेतक में भी देश भर में काफी सुधार आया है। इस बार के जो तथ्य दिए गए हैं, उसके अनुसार जो हमारा आंकड़े आए हैं, उसमें कहा गया है कि इस बार काफी सुधार आया है। और 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर जो है 49.7 के मुकाबले जो 1921 में थी,
उसके मुकाबले इस समय मतलब 15-16 में जहाँ पर हमारा बाल मृत्यु दर 49.7 था, वहाँ पर 1921 में घट के 41.9 हो गया है। तो हमें याद रखना है कि आईएमआर हमारा कितना पहुंचा है। तो ये आईएमआर के आंकड़े हो गए। जन्म पर 40.7 के मुकाबले जो हमारा जन्म के समय मृत्यु दर था वो घटकर 1921 में वह घटकर अब हो गया है 35.2 पर आ गया है। तो हमने देखा कि आईएमआर के आंकड़े में कुछ सुधार हुआ है। और स्टनिंग आयु के अनुसार में भी गिरावट आई है। स्टनिंग आयु मतलब जो अपनी आयु के अनुसार कम होते हैं, और यह जो है वह 2015-16 में जो था वह 30% के मुकाबले अब 36 पहुंच गया, मतलब लगभग 2% की सुधार देखी गई है। वेस्टिंग क्या होता है? आयु के अनुसार कम ओजन में भी, इसमें भी पर्याप्त कमी आई है। अगर 15-16 में 21% से घटकर अब क्या हुआ है 19% तक पहुंच गया है। इसके अलावा कम वजन के साथ पैदा होने वाले जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो 36% के मुकाबले इस बार 32% पहुंच गए हैं। मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अपनी आयु के अनुसार जो कम वेट वाले होते हैं उनको 32 पहुंच गए हैं। इस प्रकार NFH5 जो है उसके आंकड़े बताते हैं कि प्रति महिला शिशु जन्म औसत में भी गिरावट आई है, यानी TFR में भी गिरावट आई है। कैसे? अगर हम देखते हैं कि 15-16 में 2.2 से इस समय जो हो गया है वो 2 पॉइंट तक पहुंच गया है। देश भर में प्रति महिला शिशु जन्म स्तर जो है वह 2.1 शिशु प्रति महिला इससे भी नीचे आ गया है, क्योंकि यह 2% पे पहुंच गया है। लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो NFHS4 के हैं, NHF4 के में जहाँ पर हमारा जो है लिंगानुपात था वो 991 था, 991 है। वहाँ पर हमारा जो है NFHS5 के आंकड़े के अनुसार 1020 पहुंच गया है। ये भी आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में जो है हमारा सेक्स रेशियो कितना पहुंच गया है। तो सेक्स रेशियो 1020 पहुंच गया है, जहां 991 था। इसके बाद प्रति हजार बालिकाओं के जन्म दर में भी पिछले 5 साल में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो वो भी 919 से पहुंचकर 929। तो बालिका में जो वृद्धि दर देखी गई है 5 साल में वो 929 तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो NFHS5 के आंकड़े हैं वो मदर फर्टिलिटी रेट, TFR, इन सारी चीज़ों में सुधार की ओर इंडिकेट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की बात की जाए तो नेशनल हाईवे में जो ग्रोथ हुआ है वह हमारा अगस्त 2021 में बढ़कर पहुंच गया है 1,40,152 किलोमीटर। यह अगस्त का आंकड़ा बताता है कि हमारे यहाँ जो मार्ग हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। देश में संचालित होने वाले जो हवाई अड्डों की उड़ान की संख्या में भी दिसंबर में बढ़कर 130 हो गई, जो नवंबर 16 तक 62 थी, यानी कि बहुत बढ़ोतरी है। 130 पहुंच गया जहां पहले 62 था। उसके अलावा जो हमारा 1890 और 1920 के बीच सृजित कार्यबलों की जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी पिछली अवधि 17-18 और 18-19 की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हुई है। 3 गुना ज़्यादा हुई है किसमें? जो हमारी सृजित अतिरिक्त कार्यबल, महिला कार्यबल का योगदान इसमें कितना पहुंच गया है? तो 63% पहुंच गया है। इसके अलावा सामाजिक संरचना और रोजगार में देखें तो क्या आंकड़े आए हैं? केंद्र और राज्यों द्वारा जो सामाजिक सेवाओं पर व्यय वृद्धि की गई है GDP के, जहां 14-15 में हम देखते हैं कि जहां पर GDP का कुल व्यय किसमें? सामाजिक संरचना और रोजगार में किया जाता था 6.2%, वहां अब
2021-22 में पहुंच गया है 8.6%। तो हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना और रोजगार में सरकार जीडीपी का 8.6% क्या कर रही है, व्यय कर रही है। इसमें क्या क्या शामिल होते, तो श्रम बाजार संगठकों में तीव्र लाभ होगा और शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर महामारी के पूर्व स्तर में पहुंच जाएगा। कोविड की दूसरी लहर के दौरान रोजगार औपचारिक रूप जारी रहा। मनरेगा के तहत दी जाने वाली निधि में भी वृद्धि की गई है। प्रजनन दर, सेक्स रेशियो और जैसे सामाजिक सूचकांक दर्शाने वाली दरों में भी सुधार हुए हैं। अब बजट का जो अनुमान है 21-22 में सरकार सामाजिक सेवा के क्षेत्र के आवंटन में 9.8% की वृद्धि दिखा रहा है। टोटल जो करती है सरकार वह है 8.6। अगर बढ़ोतरी देखी जाए तो वह 9.2% तक 9.8% तक पहुंच गया है। 21-22 में जो स्वास्थ्य व्यय है, हेल्थ का मतलब जो व्यय किया जाता है वह 73% की, तो हेल्थ में कितनी वृद्धि हुई, 73% की। और जो शिक्षा में वृद्धि की गई है व्यय की, वह 20% पहुंच गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2022 तक 8 लाख से अधिक स्कूलों को नल से जल की आपूर्ति की गई है। नल से जल की आपूर्ति किस मिशन के तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत। और 2019 में जल जीवन मिशन का आरंभ होने के बाद, मतलब जल जीवन मिशन जो था 2019 में प्रारंभ हुआ था, इसमें 5.5 करोड़ से अधिक घरों की जल की आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। अच्छा, इसमें 83 जिले 100% जल आपूर्ति वाले घरों की स्थिति हासिल कर चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि कितने परसेंट जिलों में 100% जल आपूर्ति हुई है। तो जल जीवन जो 2019 में स्टार्ट हुआ था उसमें 100% जल की आपूर्ति हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10.86 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी कि 5 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब जहां वो 15-16 में 48% था, वह बढ़कर 70.2% तक पहुंच गया है। 70.2% तक। कृषि क्षेत्र में देखें तो इस बार कहा जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो सबसे सेफ सेक्टर का है, मतलब किस सेक्टर को वो सबसे कम प्रभाव पड़ा, तो वह होता है हमारा कृषि सेक्टर में सबसे कम पड़ा। और कृषि सेक्टर में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, वो जीडीपी देखी गई है ग्रोथ, वह 3.9% है और जो रहेगी। और 20-21 में अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट कितनी रही है, 3.6 रही है, अनुमान लगाया गया 3.9 की। 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो सकल मूल्यवर्धन है वो 18.8% है। 18.8% जो जीडीपी में कुल योगदान देता है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम से क्या हुआ कि जल संरक्षण तथा आत्मनिर्भरता की परिकल्पना की गई है। पर्यावरण अनुकूलन और कृषि उत्पादन के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। खाद्य तेल उत्पादक में भी इस बार जो है 43% की बढ़ोतरी हुई है। तो कितना हुआ है, 43% की बढ़ोतरी देखी गई है किसमें, खाद्य तेल में। सरकार ने 21-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1052 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 59 लाख से अधिक क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा कवर किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति आप देखें तो हमें ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 20 और 21 में खाद्य का जो एस्टीमेट लगाया गया है वह 308.6 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है। इसके पहले का आप देख सकते हैं कि 297.5 मिलियन टन का अनुमान प्राप्ति की गई है।
अब भारत में विदेशी व्यापार के संदर्भ में देखें कि विदेशी व्यापार का कैसा रहा, तो भारत का बाह्य क्षेत्र काफी मजबूत हुआ और इसमें वस्तु निर्यात और आयात कोविड के पूर्व स्तर को भी पार कर गया। शुद्ध सेवा निर्यात में भी वृद्धि, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 21-22 का तो प्रथम छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह 65.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है और 21-22 में प्रथम छमाही की बीओपी अधिकांश 63.1 अरब बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में जैसा कि हमने पहले भी देखा 633.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया है। भारत नवंबर 2021 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। कब से? तो ये आंकड़े कब के हैं कि 2 नवंबर 2021 विदेशी मुद्रा वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। उसके बाद विदेशी मुद्रा के आंकड़े आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। विदेशी ऋण की बात करें तो सितंबर 2021 के अंत जो भारत की विदेशी ऋण है वो 593.1 बिलियन डॉलर को टच किया गया है और व्यक्तिगत ऋण में 11.6% के दोहरे अंक की वृद्धि भी दर्ज की गई है, यानी कि जो भारत में ऋण है उसमें वृद्धि देखी गई है। कृषि क्षेत्र में 10.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋणों में 12.7% की वृद्धि हुई है। और अगर एनपीए के कुल अंतर्गत योगदान देखा जाए तो हमारा जो है 29% एनपीएस के अंतर्गत हमारी मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम है इसके अंतर कुल योगदान जो है 29% से अधिक रहा है। अब अगर फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए कि भारत का फिजिकल डेफिसिट कहाँ पर पहुंच गया है, तो इस बार का जो हमारा राजकोषीय घाटा है वह 6.8% रहने का अनुमान है। तो कितना रहने का अनुमान है? हमारा 6.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसके पहले 2021 में जो था वह 9.2% हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा था। राजस्व संग्रह की बात की जाए तो राजस्व संग्रह में राजस्व प्राप्तियां हमारी कि कहाँ से क्या प्राप्त हो, तो राजस्व प्राप्ति 67.2% पहुंच गई है और जो हमारा सकल कल राजस्व 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय घाटे की बात की जाए तो वित्तीय घाटा 46.2% पर रुका हुआ है। अर्थव्यवस्था की बहाली के साथ सरकार घाटे में कमी का भी अनुमान लगा रही है और कई बजट से बाहर की मदों को बजट आवंटन करके इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा ताकि वित्तीय व्यवस्था का विकास किया जा सके। और सरकार ने पूंजी व्यय में 67% की बढ़ोतरी की है ताकि अर्थव्यवस्था क्या हो, पटरी पे लाई जा सके। कोविड-19 के नुकसान के बाद मुद्रास्फीति की बात की जाए तो इस बार का जो हमारा थोक मूल्य मुद्रास्फीति का अनुमान है 21-22 के लिए जो है वह 12.5 है। और अगर देखा जाए कि हम लोग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो मुद्रास्फीति इस बार 12.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा राजस्व संग्रह का मुद्रास्फीति के आंकड़े जो थे। अब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र का जो सकल बैंक ऋण है उसमें 4.1% की क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। कितने परसेंट की? तो 4.1 की वृद्धि इस बार देखी गई है। किसमें? इंडस्ट्रियल के लिए जो बैंक ऋण लिए जाते हैं उसमें। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की बात करें तो वह 11.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, 11.8%। उसके बाद अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें कि सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट रहेगी, तो सर्विस सेक्टर में समग्र सेवा का जो है उसमें 8.2%, तो कितने 8.2% की हमारी सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें सकल मूल्य का 8.2% की वृद्धि देखी जाएगी
और उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे सेवा क्रय प्रबंधन का सूचकांक, हवाई माल भाड़ा और रेल भाड़ा पर दूसरी कोविड लहर का बहुत कम प्रभाव रहा है। सेवा क्षेत्र में 21.6% की वृद्धि रही है, वह पूर्व महामारी के स्तर को पार कर गया है। सेवा क्षेत्र में 16.75 बिलियन से अधिक की एफडीआई प्राप्त हुई है, जो भारत के कुल एफडीआई के अंतर प्रवाह का लगभग 54% है। तो जितनी एफडीआई आई है उसमें 54% हमारा सर्विस सेक्टर से संबंधित है। इस प्रकार हमने देखा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहेगा 9.2%, सर्विस सेक्टर कितनी ग्रोथ रेट देगा 8.2%, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 11 पॉइंट के लगभग देगा। इसे जितने भी आंकड़े दिए गए थे हमने उसे डिस्कस किया। इसके बाद जो है हम जो डिस्कस करेंगे वह उस पर रिलेटेड एमसीक्यू होगा। हमारा एमसीक्यू क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हमने पढ़ लिया उसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिससे उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ जीडीपी में केंद्र सरकार का कर्ज दर बढ़कर 59.3% हो गया। बिल्कुल जीडीपी का 59.3% हमारा क्या हो गया है, हमारा ऋण हो गया है। और 19-20 में जो जीडीपी है उसमें 49.1% था, यानी कि हमारा लगभग क्या हुआ कि 10% की क्या बढ़ोतरी देखी गई है। तो उस समय क्या था 49.1% था। तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन सा कथन है सही है उसे विचार करें। समग्र सेवा क्षेत्र में जीवीए का 8.2% उम्मीद है। बिल्कुल, यह पहली तिमाही के दौरान सर्विस सेक्टर 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो भारत की कुल एफडीआई का 54% है। बिल्कुल, हमने ये दोनों ही आंकड़े देखे हैं, इसलिए कथन हमारा सी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रतिदिन सड़क निर्माण की जो सीमा है वह 2019-20 में जहां 828 किलोमीटर पर दिन थी, वहीं 2021 में 36.5 किलोमीटर पर दिन हो गई है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में विचार करें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के 9% बढ़ने की उम्मीद है, और 21-22 में जो उद्योग है 11.8% तथा सर्विस सेक्टर 8.2% रहने की उम्मीद है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में अगर हम देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 21-22 में वास्तविक रूप से 2% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और यह जीडीपी के 22-23 के वास्तविक रूप में 8 से 8.5 बढ़ने की उम्मीद है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में ये कथन देखें कि 21-22 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। बिल्कुल पार कर गया, और नवंबर 21 के अंत तक भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक होगा। ये दोनों ही कथन सही है, और ये भी याद कर लेना है कि चौथा किसके बाद है। तो पहले चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद भारत 4th स्थान पे है। ये कब का आंकड़ा है, ये नवंबर 21 में ही आ चुका था, इसलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में देखें तो फॉरेक्स रिजर्व पिछले 4 वर्षों में लगातार वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल, और सितंबर 21 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सर्वेक्षण की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि आर्थिक सर्वेक्षण में 21-22 में इसी अवधि के दौरान शुद्ध गैर निष्पादन अग्रिम अनुपात 6% से बढ़कर 2% तक हो गया है, और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूंजी में जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात जो 13-14 में 13% था वो 21 में 54% हो गया है। ये दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है वह है कि
9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम में से एक को संचालित कर रहा है, बिल्कुल। और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में नीति आयोग जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड भारत का समग्र स्कोर 66 हो गया है, जो 19-20 में 60 और 18 में 57 था। ये बिल्कुल सही है कि इस बार 66 पहुंच गया है। फ्रंट रनर जो देश वो राज्य होते हैं वो 65 से 99 स्कोरिंग की संख्या जो है 20-21 में 22 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, और 19-20 में ऐसा 10 ही राज्यों में हुआ करता था। ये दोनों कथन सही है क्योंकि इस बार जो संख्या है वो 22 पहुंच गया है फ्रंट रनर की। आर्थिक सर्वेक्षण में कथनों को देखें तो भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र, 10वां बड़ा वन क्षेत्र कहाँ वर्ल्ड में, और 20 में भारत जो है 10 और 20 के दौरान अपने वन क्षेत्र में बढ़ाने में विश्व में थर्ड स्थान पर बढ़ोतरी, मतलब जो बढ़ोतरी वन क्षेत्र में हुई है उसे काउंट करें तो 3rd नंबर पे हैं। अगर विश्व में स्थान देखा जाए तो 10 नंबर पे था, वो 10th नंबर पे पहुंच गया है। भारत का जो कवरेज है वो 24% है, और ये कुल दुनिया का जो परसेंट है वन का उसका 2% हो गया है। तो नेक्स्ट कथन देखते हैं कि 2020 में वनों में भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% कवर है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 2% है। ये सभी कथन सही हो जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में निम्न कथन देखो तो दिल्ली बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल चुका है, मतलब पहले बेंगलुरु था अब दिल्ली हो गया है। महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कृषि रहा था, बिल्कुल। और 2021-22 के बीच कर और गैर राजस्व की जो गैर राजस्व का क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। तो ये सभी कथन सही हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने आर्थिक सर्वेक्षण और उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ हल किया। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। और एरावर्ड के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है टेलीग्राम में, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है, जिसमें 30 ट्रेडिशनल और 20 करंट अफेयर के होंगे। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।